हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों का पेपर होने वाला है 21 फरवरी को साइंस का, है ना। विज्ञान का परीक्षा आप लोगों का 21 फरवरी को होने वाला है। तो अभी के इस क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन पेपर, जो आपके माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा, यानी कि एनुअल वार्षिक परीक्षा 2026 21 फरवरी को आएगा। तो बच्चों, इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर से देखिएगा और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो आ जाइए बच्चों। सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा खंड अ, यानी कि सेक्शन ए, और इस सेक्शन में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि आपसे 1 से लेकर के 80 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, इन 101 से लेकर के 80 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको केवल और केवल 40 क्वेश्चन का आंसर जो है सो देना है बच्चों, ठीक है। और इसको कहाँ देना है, तो OMR सीट पर आपको रंगना होगा। प्रत्येक प्रश्न जो है सो 1 नंबर का रहेगा, तो 40 नंबर का आप लोगों का ऑब्जेक्टिव रहेगा। ओके बच्चों, तो अब आ जाइए हम लोग बिना देर करते हुए अपने क्वेश्चंस की ओर। ओके, और पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। तो देखिए पहला सवाल जो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, ये है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। मैग्नीशियम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो Mg से है। ओके, यानी कि Mg जो है ये मैग्नीशियम का संकेत होता है, और मैग्नीशियम जो है ये आपके आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग का जो है सो समूह है। ओके, सॉरी, समूह का सदस्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पहले नंबर सवाल का। आगे बढ़ जाइए, दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं और वर्ग जो होते हैं वो 18 होते हैं। ओके, ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन जल संचय की प्राचीन विधि नहीं है। तो डग वेल जो है ये जल संचय की प्राचीन विधि में नहीं आता है। बाकी कट्टा, कुल्हा, इरिस जो है ये प्राचीन जल संचय की विधियां हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर सवाल का। अगला देखिए, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, तो टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य था बिजली का उत्पादन, भूमि की सिंचाई और जल आपूर्ति, यानी कि ये इनमें से सभी हो जाएगा। यानी टिहरी बांध निर्माण के ये सभी के सभी उद्देश्य थे। डी वाला ऑप्शन चौथे नंबर सवाल का राइट आंसर होगा। अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है। अपशिष्ट प्रबंधन की जो नई अवधारणा है, न्यू कॉन्सेप्ट है, वो है बच्चों पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, कमी या इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से सभी जो है वो अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा है। पुनः उपयोग यानी रीयूज, पुनः चक्रण यानी रिसाइकल, और रिड्यूस यानी कि ऑल ऑफ दी जो है ये अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा में आती है। ओके, निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन, तो देखिए कोयला, पेट्रोलियम, वन। तो कोयला, पेट्रोलियम क्या है, ये आपके अनवीकरणीय संसाधन है। वन जो है ये आपका नवीकरणीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला देखिए 7 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है। तो बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वो होता है मीथेन। मीथेन का जो सूत्र होता है CH4 होता है। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़िए बच्चों। अगला 8 नंबर सवाल है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है। तो पेप्टिक अल्सर जो होता है वो लंबे समय तक भूखे रहने से होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल है कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो किरणों के समूह को कहा जाता है बच्चों प्रकाश पुंज और किरण पुंज, यानी दोनों नाम है। तो सी में दिया गया है ए और बी दोनों। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाइए। प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें जो होती है वो हमेशा सरल रेखा यानी सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। अवतल दर्पण जो होता है बच्चों ये अपसारी दर्पण होता है ना, सॉरी अभिसारी दर्पण होता है। अवतल दर्पण क्या करता है कि किरणों को एक बिंदु पर ला करके मिलाता है, यानी फोकस पर मिलाता है। तो ये अभिसारी का मतलब क्या होता है, अभिसरित करना, यानी कि किरणों को एक बिंदु पर ला करके
छोड़ देना। ओके, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपसारी दर्पण कौन होगा? तो उत्तल दर्पण अपसारी होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला देखिए 12 नंबर सवाल है कि कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो कार की हेडलाइट बोलते हैं आगे देखने, जो हेड में जो लाइट लगा होता है वही होता है हेडलाइट। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि ये बच्चा कंफ्यूज हुआ होगा, उत्तल दर्पण मार दिया है, ठीक है, तो लेकिन होगा अवतल दर्पण। ओके, आगे देखने के लिए जो दर्पण होता है हेडलाइट में, उसमें अवतल दर्पण होता है, ठीक है। पीछे मिरर जो होता है उसमें उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी वाला राइट आंसर होगा, हेडलाइट में अवतल दर्पण होता है किसी भी गाड़ी के हेडलाइट में। ओके, आगे देखिए 13 नंबर सवाल है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ये ऋणात्मक होती है। बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए अवतल दर्पण 3 तरह के प्रतिबिंब बनाता है। तो वस्तु के बराबर भी बनाता है, वस्तु से छोटा बनाता है और वस्तु से बड़ा भी बनाता है। समतल दर्पण हमेशा आपका बड़ा बनाता है, यानी बड़ा नहीं, बराबर बनाता है। लेकिन उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो किसी भी वस्तु का जो इमेज है वो हमेशा छोटा ही बनाता है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर सवाल पूछ रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है ये सबसे अधिक होती है, तो वायु में इसके अपेक्षा कम होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों के टिमटिमाहट में प्रदर्शित होता है? तो तारों के टिमटिमाने में जो घटना होती है वहाँ पर होती है अपवर्तन, है यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण जो तारे हैं वो हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। आगे देखिए, किशोरावस्था में होने वाली परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो प्यूबर्टी कहा जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 18 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? तो प्रभावी उपाय पूछा गया है यहाँ पे। तो देखिए डायफ्राम, कॉन्डम, कॉपर टी एवं लूप, यानी कि ये जो इनमें से तीनों दिया गया है ये सभी के सभी परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए 19 नंबर सवाल है कि एटाविज्म का क्या अर्थ होता है? एटाविज्म का क्या अर्थ होता है? तो देखिए एटाविज्म का अर्थ होता है संतति में पूर्वजों के गुणों का आना, है ना। पूर्वजों के गुणों का आना एटाविज्म कहलाती है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, जो उनके माता पिता होंगे उनके गुण बच्चों में नहीं जाएंगे। तो किनके जाएंगे? जो उनके पूर्वज है उनके गुण बच्चों यानी कि संतति में जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए बच्चों, अगला देखिए 20 नंबर सवाल पूछ रहा है आपसे कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो किसी जीव की जो जीनी संरचना होती है उसे हम लोग कहते हैं हेरिडिटी, यानी कि आनुवांशिकता कहा जाता है। ओके, आगे बढ़िए, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। तो प्राकृतिक चयन द्वारा जो जीवों का विकास होता है उसे कहा जाता है डार्विनवाद, डार्विनिज्म। ओके, अगला देखिए 22 नंबर सवाल है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो डीडीटी जो है ये जैव आवर्धन को प्रदर्शित करने वाला एक रसायन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी, है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 24 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि सीएफसी का व्यापक उपयोग कहाँ होता है? तो सीएफसी का जो व्यापक उपयोग होता है वो जेट इंजनों में, रेफ्रिजरेटरों में, एयर कंडीशनरों में, यानी कि इनमें से सभी में होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए 25 नंबर सवाल पूछ रहा है आपसे कि लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p में p हो तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि जो यहाँ पे आप लोग देख रहे 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा संबंध सही होगा? तो हम लोगों ने लेंस की जो क्षमता होती है p, ये फॉर्मूला पढ़ा है 1/f। ओके, p बराबर 1/f होता है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। तो देखिए लेंस की फोकस दूरी एवं f यानी क्षमता p हो तो, यानी कि हमें यहाँ पे संबंध निकालना होगा। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? तो देखिए ये इधर हम लोग इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए p इंटू एफ बराबर 1 होगा। और ये जो संबंध है ये कहाँ दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए हाँ, बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 26 नंबर सवाल है कि कैमरे का कौन सा भाग आंखों की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो लेंस जो है वो कैमरे के
भांति कार्य करता है। जो आंख में रेटिना होता है वो कैमरे के लेंस के भांति कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एक स्वस्थ मनुष्य एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। सबसे पहले हमसे निकट बिंदु पूछा गया तो ये 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु आपका अनंत होता है ना, दूर बिंदु आपका अनंत होता है। कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिए 28 नंबर सवाल है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला दिखता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, तो नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से वहाँ पे जो उत्पन्न होती है बच्चों, ये जरा दूरदर्शिता यानी जरा दृष्टि दोष। ओके, जरा दृष्टि दोष ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए बच्चों, अगला सवाल है किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, तो रेसिस्टिविटी का जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रतिरोधकता है लेकिन ना कि प्रतिरोध। प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है ओम, यहाँ पे प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। ओके, आगे आ जाइए बच्चों, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो एक जूल में 0.23 कैलोरी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। अगला है दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है, तो दोहरा परिसंचरण मछलियों में नहीं पाया जाता है, बाकी मेढक, पक्षी और मनुष्य में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मछली में दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया रक्त में प्रवेश करती है लीवर के सहायता से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया, यानी कि एक यकृत से। अगला देखिए, ग्लूकोज का पुनरवशोषण कहाँ होता है? तो ग्लूकोज का जो पुनरवशोषण होता है वो बच्चों डीटीसी में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डीटीसी में। आगे आ जाइए, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने को क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन कहा जाता है ना, यानी जो हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं उनको बाहर निकालने के लिए जो तंत्र काम करती है उसे उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए बच्चों, मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? तो मेरुरज्जु के आघात से लकवा जैसी बीमारी हो सकती है, यानी कि पैरालिसिस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पादप हार्मोन कहलाते हैं, यानी कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन फाइटो हार्मोन है। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है, तो पत्तियों यानी लीफ के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है वो ब्रायोफाइलम में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? तो आयनित हो जाता है, यानी कि आयनों में वो टूट जाता है, जिसके कारण वो जल में जाने के बाद विद्युत का संचालन करने लगता है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक है? तो गंधीय सूचक इनमें से निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो जो स्वीट पोटैटो होता है यानी कि शकरकंद, ये आपका गंधीय सूचक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए बच्चों, 43 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड। ओके, अगला आ जाइए, निम्नांकित में किसको जल में डुबोकर रखते हैं? तो श्वेत फॉस्फोरस जो होता है ये बहुत ही अभिक्रियाशील होता है, जिसके कारण इसको जल में डुबोकर के रखते हैं। अगला आता है सवाल 45 नंबर, अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि के रूप में जो होता है उसे हम लोग कहते हैं अधात्री, यानी कि गैंग कहा जाता है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 46 नंबर है, निम्नांकित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम जो है ये चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला देखिए सवाल, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो सोने में बच्चों कॉपर, तांबा मिलाकर इसको मिश्र धातु बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, 48 नंबर सवाल है कि सिलिकॉन है एक, तो सिलिकॉन जो है बच्चों ये आपका
उपधातु होता है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 49 नंबर सवाल है कि कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो कल्पक्कम विद्युत नाभिकीय विद्युत संयंत्र ये आपका तमिलनाडु में है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव। तो प्रमुख अवयव जो होता है वो होता है ब्यूटेन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है 51 नंबर, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हो जाएगा आपका कोयला और पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है बच्चों ये आपका उपचयन अभिक्रिया है ना। उपचयन को एक और नाम से जाना जाता है, उसे कहा जाता है ऊष्माक्षेपी, है ना, ऊष्माक्षेपी। तो उपचयन अभिक्रिया है ये, ऊष्माशोषी गलत है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। आगे बढ़ जाइए। अगला देखिए 54 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक बड़ा अणु दो अलग अलग अणुओं में टूट जाता है ना, विभक्त हो जाता है, अपघटित हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे दो जुड़ रहा है, ये एक है, एक ही रह गया, दो जुड़ रहा है, यानी दो जुड़कर अलग अलग दो पदार्थ बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए डी वाला ऑप्शन में ये जो 2KClO3 है ये दो अलग अलग पदार्थों में टूट रहा है, यानी KCl और O2 में टूट रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण हो जाएगा। अगला 55 नंबर है, निम्नलिखित में किसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल जो होता है बच्चों ये इमली में पाया जाता है। बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। बुझे हुए चूने का जो रासायनिक सूत्र होता है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो बुझे हुए चूने का जो रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ओके, तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ दिया गया है? डी में दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 57 नंबर, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। तो हमेशा जो आराम की स्थिति में रहेगा कोई भी चुंबक वो उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के रुकेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है 58 नंबर, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई क्या होती है? तो विक्षेपित होती है। ओके, ना कि धारावाही तार विक्षेपित होगा। तो कौन विक्षेपित होगा? कंपास विक्षेपित होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे आ जाइए बच्चों, 59 नंबर सवाल है, फेराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें शामिल है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत अपघटन के नियम, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन ये दोनों नियम जो दिए गए थे ये फेराडे की खोज है ना। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो देखिए बच्चों विद्युत मोटर जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, नहीं बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यहाँ पर जो टिक लगा था मैं इसमें कंफ्यूज हो गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 61 नंबर है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के जो नियम है उसमें जो तर्जनी संकेत करती है वह चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 62 नंबर है, किसी चालक तार से विद्युत धाराएं प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं? तो उसके पास जो, यानी कि उसके ऊपर और नीचे जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं ये विपरीत होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए बच्चों, अगला सवाल है 63 नंबर, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? तो जल विद्युत ऊर्जा जो है ये आपका नवीकरणीय है ना, यानी कि रीन्यूएबल है, रीन्यूएबल ऊर्जा का स्रोत है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? तो ब्यूटेन के 2 समावयवी संभव है, यानी एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ओके, 66 नंबर है, मीथेन के अणु का आकार होता है। तो मीथेन के जो अणु का आकार होता है वो समचतुष्फलकीय होता है, टेट्राहेड्रल होता है। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन का जो संयोजकता होगा वो
4 होगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, और सिंगल बॉन्ड किस में होते हैं? तो एल्केन में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे आ जाइए बच्चों, एथिलीन का आईयूपीएसी नाम है, तो एथिलीन का जो आईयूपीएसी नाम हो जाएगा वो एथीन होगा। ऑप्शन नंबर, सॉरी बच्चों, देखिए एथिलीन जो है ना एथिलीन जो है वो एथाइन को बोला जाता है ना, एथाइन को, है ना। एथिलीन जो है ये ये एथाइन का सामान्य नाम है, तो इसका आईयूपीएसी नाम एथाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इसमें जो ईन आ रहा था ना, लीन आ रहा था यानी ईन आ रहा था, इसके वजह से मैं यहाँ पे एथीन में कंफ्यूज हो गया। बाकी ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे आ जाइए बच्चों, 70 नंबर सवाल पूछ रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? तो देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी की जो सबसे बड़ी कमी थी वो यह था कि हाइड्रोजन को उसने उचित स्थान नहीं दे पाया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे आ जाइए, अष्टक नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो देखिए अष्टक नियम जो था ये न्यूलैंड्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होगा? तो क्षारीय धातु यानी जो अधिक क्षारीय होगा वो धातु के ऑक्साइड होंगे, है ना। देखिए ये सल्फर ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, तो ये अधातु है, तो ये कैसे होंगे? अम्लीय होंगे। L2O3 जो है ये उभयधर्मी होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक क्षारीय धातु यानी कि क्षारीय होगा, क्षारकीय होगा वो Na2O होगा। पित्तरस स्रावित होता है, तो ये यकृत से स्रावित होता है, लीवर से स्रावित होता है। बी वाला ऑप्शन राइट आंसर है। क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है? तो क्षुद्रांश में स्थित रसांकुर का कार्य होता है बच्चों अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मुख्य गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो ग्रसनी कहलाता है, यानी कि फेरिंग्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है? तो श्वसन कहलाता है, यानी कि रेस्पिरेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, निःश्वसन। ओके। 77 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन का मूल स्रोत है वो है जल बच्चों। ओके, H2O जो है ये प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। 78 नंबर, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी को, है ना। एटीपी को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के नाम से जाना जाता है। एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके। अगला देखिए 79 नंबर सवाल है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम जो कार्य करता है वो होता है जल का वहन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और फ्लोएम क्या कार्य करता है? तो भोजन का वहन करने के लिए फ्लोएम जिम्मेदार होता है। आगे आ जाइए, 80 नंबर सवाल है कि प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं? तो प्लाज्मा के अलावा रक्त में क्या क्या पाए जाते हैं? तो देखिए WBC, RBC और प्लेटलेट्स, है ना, ब्लड प्लेटलेट्स, यानी कि ये तीनों पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अभी के इस क्लास में हम लोगों ने टोटल 80 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन 80 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का उत्तर जो है सो सही दिया है। तो बच्चों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।